गाई जाई फूली गाई जाई डांडियों को याड़ी नौकी वे खुद लगी गाई वे खुद लगी गाई फूली गाई जाई। ये मधुर आवाज आप सुन रहे थे आरती उपाध्याय की। आरती उपाध्याय एक लोक गायिका हैं। बहुत भूले बिसरे गीतों को खोज कर लाती हैं और इंटरनेट के जरिए सहेजने का काम आजकल कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम श्रृंखला चल रही है हमारे गीत हमारी थाती और आज इसमें हमारी खास मेहमान हैं आरती उपाध्याय। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आपने अपने प्रोग्राम में आज मुझे आमंत्रित किया है। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आरती जी, आपने ये जो गीत सुनाया, शुरुआत आपने जिससे की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कौन सी विधा का गीत? ये एक गढ़वाली खुदेड़ गीत है जिसे मेरे पिताजी ने लिखा है। और खुदेड़ एक विधा है, जैसे कुमाऊं में न्योली एक विधा है गाने की। विरह के गीत या उदास करने वाले जो गीत हैं जिनमें उदासी का भाव है, इस तरह के जो गीत हैं तो कुमाऊं में न्योली कहा जाता है जी। और गढ़वाल में उसे खुदेड़ कहा जाता है। खुद यानी याद आना। तो इस तरह से ये गीत है और बहुत तरह से इनको गाया जाता है। आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से आपने लोक गीत गाने शुरू किए? क्या कोई माहौल था घर में बचपन से ही? लोक गायिका तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग अल्मोड़ा शहर में रहे हमेशा। और मेरे पिताजी क्योंकि एक अध्यापक थे, GIC अल्मोड़ा में रहे बहुत साल तक, और माताजी भी अध्यापिका रहीं अल्मोड़ा में। तो मेरे अच्छे खासे दिन, मतलब पैदाइश से लेके 30 साल लगभग अल्मोड़ा में बीते। और क्योंकि पिताजी GIC में टीचर थे और आपको पता ही है कि स्कूलों में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके साथ में एक उनके बहुत ही नज़दीकी दोस्त और अध्यापक थे संगीत के, जिनसे उनकी गहरी दोस्ती थी। और उनका ऐसा दोस्ताना था कि पिताजी लिखते थे और वो धुन बनाते थे। श्री स्वर्गीय तारा प्रसाद पांडे जी थे, दोनों मिलके बहुत सारी उन्होंने कंपोजिशंस की। वही घर का भी माहौल रहा, क्योंकि वो खुद भी गाना बजाते गाते थे, बहुत सुंदर। अभी भी बजाते हैं, अब क्योंकि उम्र बहुत हो गई है तो अब उस तरह तो नहीं कर पाते, उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बांसुरी और तबला, हारमोनियम, सब चीज़ इतना अच्छा बजाते थे। अल्मोड़ा जो है वो एक सांस्कृतिक नगर रहा है पहले से ही। हमें वो स्वाभाविक था कि आना ही था। रामलीला में और स्कूल्स में बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो वो संगीत का माहौल बना रहा घर में। तो काफी अच्छा आप गाती हैं, शास्त्रीय पुट आपके गाने में है। आपने इसकी क्या बाकायदा ट्रेनिंग लेने की कोशिश कभी की कि इसी फील्ड में मैं आगे जाऊं? हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार वाकया है। मैं जब छोटी थी तो पिताजी बहुत मेरे साथ गाया करते थे। बहुत तरह का जो भी संगीत था सुनने को मिलता था घर में। और कभी कभार जो तारा प्रसाद पांडे जी थे अध्यापक, वो भी हमारे घर आया जाया करते थे। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे पहली बार हारमोनियम में गाना बजाना, उंगलियां रखना सिखाया था और मैं निरंतर अभ्यास करती रहती थी। लेकिन बाद के दौर में क्या हुआ कि हर माँ बाप जिस तरह से एक करियर को लेके असुरक्षित रहते हैं कि म्यूजिक की तरफ जाएंगे तो फिर बिगड़ जाएंगे। बिगड़ भी नहीं, एक तरह का उनको रोजी रोटी शायद, हाँ, उसमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा हमें इसको रोकने का कोशिश की। हालांकि वो गाते थे घर में, लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको उन्होंने कभी भी हमें बढ़ावा नहीं दिया। कैसा दौर था? क्या उस समय संगीत को इस तरह की मान्यता नहीं थी कि ये रोजी रोटी दिला सकेगी? शौकिया ही लोग क्या किया करते थे? हाँ, मुझे याद है बचपन में तो सब शौकिया ही गाने वाले होते थे। हमारे आसपास भी जो लोकगीत गाने वाले लोग थे तो उनमें भी इस तरह का नहीं था कि इससे उन्हें पैसे कमाने हैं या कहीं उनका बहुत नाम होना है। इस तरह की कभी भावना हमें भी नहीं थी
और हम अपने बड़े लोगों को भी देखते थे, एक से एक गाने वाले थे, लेकिन ऐसा कभी इस तरह की होड़ नहीं थी कि इन गानों से हमें प्रसिद्धि मिले या हमें कहीं बहुत पहचान मिले। जी, जो तो एक सस्ती हमको लोकप्रियता का आजकल हाँ, जो चलन तो गया हाँ, है उस तरह का नहीं था। हाँ, तो फिर बाद के दौर में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे 80 के दशक में जब आकाशवाणी शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि पिताजी के जो गीत अभी तक डायरी में लिखे हुए हैं और कई बार कई अच्छे गायकों ने उनको गाया भी, और कई बार उनके गानों को अपने नाम से भी कई लोगों ने पॉपुलर किया, तो मुझे लगा कि उनको पहचान मिलनी चाहिए उनके गीतों को। तो उसके बाद मैंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट का ऑडिशन मैंने पास किया लोकगीत के लिए, और फिर मैंने उनके कुछ गीतों को रिकॉर्ड किया 88 में। अच्छा, 1988 हाँ, की ये बात है। 1988 की ये बात है। जी। और उस दौरान मैं आकाशवाणी में आकस्मिक उद्घोषक की एक पोस्ट होती है, जी। तो वो भी मैं करती थी, और साथ साथ अपना ये संगीत का जो मेरा शौक था, वो पिताजी के जो भी उन्होंने गीत लिखे थे उनको मैं वहाँ पे समय समय पर रिकॉर्ड करवाती थी। कितने गाने रिकॉर्ड किए होंगे आपने? बहुत तो नहीं किए, तो 7-8 गाने मेरे रिकॉर्ड हुए। उसके जी, बाद जी। फिर मैं इधर उधर चली गई, शादी हो गई, तो फिर तो हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप कोई गाना सुनाना चाहेंगे तो हमारे श्रोता जो है वो आपकी सुरीली आवाज सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पिताजी का लिखा हुआ कोई गीत आप गाएं। पिताजी का एक बहुत ही पॉपुलर गीत है, मतलब वो इतना पॉपुलर है कि कई मायनों में उसको लोग अभी लोकगीत की तरह जानते हैं। तो अभी भी मैं कुछ समय पहले देख रही थी फेसबुक में भी कई लोगों ने उसको गाया है, और कई पुराने जो हमारे इलाके के उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं उन्होंने भी उसको एल्बम में गा दिया है और अपने नाम से, लेकिन वो सही नहीं गाया है एक तो, और धुन भी उसकी ठीक नहीं है, शब्द भी ठीक नहीं है, कुमाऊनी और गढ़वाली के शब्द मिक्स हो गए हैं। फिर मैंने कोशिश की उसको आकाशवाणी में गाऊं, मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो उसी गीत को मैं आपको भी सुनाऊंगी। गीत के बोल हैं, चल रूपा बुरा सिक फूल बणी चौला। जी, तो ये गीत क्या गढ़वाली में लिखा गया है? हाँ, ये गढ़वाली में है और बहुत ही पॉपुलर गीत है। जी जी। आज भी इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जबकि बहुत पुराना गीत है। जी, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आरती जी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों संस्कृतियों की साझी वाहक है, क्योंकि पिताजी आपके गढ़वाल के हैं। हाँ हाँ। थोड़ा सा आप बताते चलिए हमारे श्रोताओं हाँ, को। मेरे पिताजी श्री महेशानंद गौड़ गढ़वाल से, और मेरा ससुराल कहिए वो कुमाऊं में है, तो मिली जुली उत्तराखंड की संस्कृति मेरे पास है। जी जी, मतलब समृद्ध हैं आप भाषाई तौर पर भी और संस्कृति के तौर पर भी। भाषा का तो समृद्ध तो मैं ईमानदारी से कहूंगी कि मैं नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जब गढ़वाली बोलने की कोशिश करती तो उसमें कुमाऊनी के शब्द आते, और जब कुमाऊनी बोलना शुरू करती तो गढ़वाली के शब्द आ जाते। तो निश्चय ही आपने एक नई भाषा इजाद की होगी। हाँ, नई भाषा गढ़ी होगी। हाँ, तो दोनों मैं का आपको मिक्सअप। हाँ जी, जी। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ उनका लिखा हुआ। चल रूपा बुरा सक फूला बणी जाला, चल रूपा बुरा सक फूला बणी जाला, छम छम हेट छी छाणियों क पानी पियाला, छम छम हेट छी छाणियों क पानी पियाला, चल रूपा बुरा सक फूला बणी जाला, चम 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 हिमालय को चांदी सी बर्फ, झिलमिल 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 छाया चौडाढ़ियों तरफ, हिलास की जोड़ी बनी उड़ी उड़ी जाला, हिलास की जोड़ी बनी उड़ी उड़ी जाला, चल रूपा बुरा सक फूला बणी जाला, चल रूपा। बहुत बढ़िया। अगला अंतरा भी आप सुना दीजिए, क्योंकि बहुत मधुर, बहुत ही मधुरता इस गीत में। धरती का ओर छोर कनु सजील छबील, धरती का ओर छोर कनु सजील छबील, रंग रंगीली काया देखो फ्यूली का फूल पीला,
रंग रंगीली काया देखो, फ्यूली का फूला पीला, बांसुरी का स्वर सरगम्मा, गीता बाणी ज्वाला, चल रूपा पूरा सक फूला बणी जाला, छम छम हिट छी छाड़ियों का पानी पियाला, चल रूपा। इस दौर में आप ले गए, ऐसा लग रहा है कि जिससे मतलब बहुत ही खूबसूरत गीत। हाँ, आजकल में तो इसके इतनी हाँ, सुंदर बोल सुनाई देते हैं, नहीं इतनी मधुर आवाज उन्होंने है जो बहुत सारे ना प्रकृति को केंद्र में रख के बहुत सारे गीत लिखे। और बुरांस से तो उनको बहुत ही प्रेम है, अभी भी ना बुरांस को देख के वो एकदम। तो इस गीत के मुझे लग रहा है कि बोल ऐसे तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहे हैं, हाँ, अगर है तो विशेष उन्होंने खास तरह से लिखा है गीत की सारे लोगों को, चाहे वो कुमाऊं में रहें या गढ़वाल में रहें, या गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं उनको भी ये समझ में आया, इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया है गीत। इस गीत की कुछ पृष्ठभूमि आप बता पाएंगे कि दादी जब लिखते थे तो आपको याद है कि कैसे, किस तरह के माहौल में लिखा करते थे? ऐसा तो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन वो कहीं भी बैठ के लिखना शुरू कर देते थे। सुनाते थे आप लोगों को कि मैंने नया कुछ हाँ, बिल्कुल। कोई भी नई धुन बनाई तो जरूर मुझे सुनाते थे और बुला के कहते थे इसको ऐसे गाओ। और कई बार उनको पसंद नहीं आता था, बोलते थे कि ये तुमने धुन इसकी खराब कर दी, ऐसी नहीं थी, इसकी धुन इस तरह से थी। तो ऐसे उनके साथ मेरे बहुत सारे होते रहते थे, गीत के बारे में चर्चा होती रहती थी और बहुत पसंद करते थे। अभी YouTube में मैंने कई लोगों का ये गाना सुना गाया हुआ, तो वो बात ही नहीं है जो बात आपने जिस तरह से हाँ, क्योंकि वो बदल दिया है ना उसको, जो ओरिजिनल गीत होगा उसमें और जिसने सुन के उसको गाया हो उसमें अंतर तो होता ही है। बिल्कुल, है ना। लेकिन आपकी आवाज में भी एक ऐसी कसक है कि वो उस दौर की फीलिंग आ रही कि हाँ ये उस दौर के कलाकार हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आज तो बड़ा दुर्लभ हो गया है, मतलब भरमार तो बहुत है यूट्यूब में गानों की, लेकिन वो धुन और वो सुर जो है उतनी मधुरता नहीं रही है। तो जो गढ़वाल कुमाऊं की साझी संस्कृति की जो बात है, पिताजी अल्मोड़ा रहते थे और लेकिन बचपन गढ़वाल में बीता था, तो वो असर दिखता था रचनाओं में कि दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी तो जब उनको मतलब वो जॉब में आए तो कितने साल के रहे होंगे, वो 24-25 साल से वो अल्मोड़ा में ही रहे। मतलब गढ़वाल जाना भी बहुत कम होता था उनका। बाद के दौर में 80s के बाद वो ट्रांसफर हुआ उनका उत्तरकाशी, और फिर जहाँ हमारा घर है, मेरा मायका है कोटद्वार, तब वो वहाँ गए। उससे पहले उनका ज्यादा समय जो है वो अल्मोड़ा में बीता। तो कुमाऊनी आराम से बोल लेते होंगे घर में, माहौल। हाँ, पिताजी और माँ तो गढ़वाली तो बोलते थे और वो लोगों से भी कुमाऊनी बोलते थे, लेकिन हम लोग नहीं उस तरह से बोल पाते हैं। जी। तो और कोशिश भी नहीं किया इस तरह से बोलने की। कितने गाने पिताजी ने लिखे होंगे? अभी 2 साल या 1.5 साल पहले हमने उनके गीतों का एक संग्रह हम लोगों ने पब्लिश करवाया। अच्छा। और उसे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के हाथों उसका विमोचन हुआ था दिल्ली में जी। और उसमें उन्होंने उनके जो भी जितने भी गीत हैं, मेरे ख्याल से कितने होंगे, 100-150 तो होंगे शायद, 100-150 गीतों का संकलन है। तो ये तो बहुत ही शानदार। तो उसमें ये सारे गीत हैं जो मैंने आकाशवाणी में भी गाए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं जिनकी धुन बनानी अभी रह गई है। पहल आपके द्वारा की गई? हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों इस कोशिश में लगे रहते थे। उनसे कहते रहते थे कि आपके गीत इधर उधर चले जाते हैं, लोग फिर उनको गलत शब्दों को गा के प्रस्तुत करते हैं, इससे अच्छा है कि हम क्यों ना उनका एक संकलन निकालें। तो इसके लिए वो भी तैयार हो गए। उन्हें बहुत मनाया तो उन्होंने फिर 1-2 महीना पूरा अपने सारे जो उनका संग्रह था एक रजिस्टर में, वो बहुत लापरवाह भी रहे ना, वो जैसे पेजेज में लिखते थे फिर कहीं भी उनको डाल देते थे, ऐसे बहुत ज्यादा उनका बहुत वो इस तरह से संग्रह नहीं करते थे, और उनकी रचनाएं जो थी ऐसे ही इधर उधर चली जाती थी। कभी कोई छात्र आया, उसने कहा कि सर अपनी रचना दे दीजिए, तो उन्होंने निकाल के दे दिया। बाद में पता चला उसने अपने नाम से कहीं छपवा लिया। तो इस तरह का भी बहुत हुआ। तो हमें लगा कि जब उनका इतना मेहनत से उन्होंने गीत लिखे हैं, कविताएं भी वो बहुत अच्छी हिंदी में लिखते थे, और सरस्वती वंदनाएं भी उन्होंने बहुत सारी लिखी। इसके अलावा शास्त्रीय जो बैठकी होली होती है कुमाऊं में, उसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर होली
लिखी। और तो इस संकलन में इन सबको आप समेट पाए हैं? हाँ, उनका एक होली संग्रह भी हमने निकाला, अभी तो 5-6 साल पहले की बात है। जी जी। और उसके 5-6 साल से भी ज्यादा हो गया होगा। तो और उसके बाद ही एक ये संग्रह आया है उनका, गढ़वाली गीतों का संग्रह। जी। तो इसका टाइटल भी चल रूपा है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आशुतोष उपाध्याय और आरती उपाध्याय जी ने उन गीतों को संकलित करने का काम किया, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इतने सुंदर गाने संकलित होने चाहिए थे। तो आरती जी, एक और गाना अगर बीच में हो जाए, क्योंकि हमारे श्रोता बातचीत में भी बहुत रुचि ले रहे होंगे। पिताजी का ही लिखा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर गीत, जो भारत से एक सांस्कृतिक दल कभी 60s के दौर में मॉरिशस गया, तो वहाँ पर अपना जो उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम किया, उसमें उनका एक गीत गया। वो मैंने हालांकि आकाशवाणी से गाया नहीं, और अब मैं सोच रही हूँ कि उसको YouTube में थोड़ा सा अच्छा बना के पेश करूँ। तो उसकी 2-4 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। और ये भी एक मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है उस पर ही आधारित गीत उन्होंने रचा है। झूमली 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 डांडी काठी झूमली, झूमली 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 डांडी काठी झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, झूमली 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 डांडी काठी झूमली, झूमली 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 डांडी काठी झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली। पैया गुराल बांझ फूल गे बुरासा, बेड़ू के डालियों माँ बासद हिलासा, पुंगड़ियों की मेंढी मेंढी फ्योली का फूल, पुंगड़ियों की मेंढी मेंढी फ्योली का फूल, घिंडड़ियों की जोड़ी कखी घूगती घूरली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, झूमली 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 डांडी काठी झूमली, झूमली 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 डांडी काठी झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली, आयो बसंत आज डाली डाली झूमली। बहुत सुंदर, बहुत ही सौंदर्य बोध वाला गीत है। तो ये गाने क्या उस समय लोगों के जुबान पर थे, क्या प्रचलित कितना ये हो पाएगी? हाँ, क्योंकि रेडियो का दौर था तो बहुत जगह जैसे रिकॉर्डिंग्स होती थी तो सुनाई देती थी, लोगों में जाती तो थी। तो ये गीत आपने रिकॉर्डिंग किए आकाशवाणी में? मैंने ये नहीं किया, ये वाला गीत मेरा रह गया गाना। और बाकी जैसे आपको मैंने चल रूपा सुनाया, वो गीत था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने उनके गीत रिकॉर्ड किए, और भी मैं आपको सुनाऊं। जितने भी गाने मैं गा रही हूँ ना, ये सारे गीतों की कंपोजिशन पिताजी की है। आपने कहा कि कुछ गीतों की धुन नहीं बनी हुई है, तो हाँ, वो अब आप देखेंगे कि कैसे। तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ। क्योंकि अब वो भी, उनकी भी एज बहुत हो गई है, तो और बहुत आस पास भी नहीं है, वो बहुत दूर है, कोटद्वार रहते हैं, तो वो हो नहीं पाता है उस तरह से ना, सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं हम लोग। तो अभी पिछले 1.5-2 साल पहले मैंने उनका एक गीत YouTube में प्रोफेशनली जैसे गाते हैं, YouTube में आजकल लोग गा रहे हैं, तो एक मेरा रिश्ते में भतीजा है, उसके साथ में मैंने मिलके गाना गाया। हालांकि उसने उसको हिंदी और गढ़वाली मिक्स फ्यूजन में बदल दिया, लेकिन उसकी कुछ लाइंस मैंने गाई। तो मैं आपको सुनाऊं उस गीत को? तो वो बारिश के टाइम में और थोड़ा उदास करने वाला ही गीत है, तो मैं उसकी 2-4 लाइन आपको सुनाती हूँ। रिम झिम बरखा फुहार, रिम झिम बरखा फुहार, आँखों में आंसू की धार, आँखों में आंसू की धार। बहुत ही सुंदर, मधुर और सुरैया याद आ रही है आपके गाने को देखकर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, याद दिलाऊं कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। श्रृंखला चल रही है हमारे गीत, हमारी थाती, और आज रियल मायने में जिन्होंने हमारी उस थाती को बचा के रखा है, जो उनको गा रही हैं, उनकी आज हम बात कर रहे हैं।
महेशानंद गौड़ जी जिन्होंने बहुत खूबसूरत ये गाने लिखे हैं, और उनकी बेटी जिन्होंने इन गीतों को गाया है आकाशवाणी के जरिए, और आज हेलो हल्द्वानी में भी हमारा सौभाग्य है कि वो इन गानों को आप सब तक पहुंचा रही हैं। आरती जी, आज जो नया दौर है, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस समय तो एक आकाशवाणी हुआ करता था, वो भी काफी बाद में आया। तो आज इतने सारे मंच हैं, तो लोकगीत तो आज बिल्कुल अपना एक हाइप पे होने चाहिए, एक नई ऊंचाई पर होने चाहिए। आज जिस तरह का माहौल है, यूट्यूब पे जो गाने चल रहे हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं, कहीं पे कुछ खामी आपको लगती है कि सब ठीक चल रहा है यहाँ? लोकगीत तो मतलब आकाशवाणी से तो उससे भी पहले से लोकगीत गा रहे हैं लोग, मतलब लोक की आवाज है ना। लेकिन लोक जो है, अब लोक तो गायब ही हो गया है, क्योंकि लोक में तो आपको पहले भी आपसे एक बार चर्चा हुई थी मेरी कि लोक में तो जो श्रोता है वही गाने वाला भी है और सुनने वाला भी, दोनों वही है ना। लेकिन अब तो अंतर हो गया, आकाशवाणी आने के बाद गीतों को जो है रेडियो में आए जब से, तो लोग सुनने लगे उनको, और फिर एक दौर चला कैसेट्स का, फिर उसमें गीत आगे बढ़े, और अब जो है अब सोशल मीडिया में गाने का मौका मिला है। तो उसके दोनों ही हैं, सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक जो है वो पक्ष ये है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिला है गाने का, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी है, बहुत अच्छा गाने वाले युवा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संगीत का क्षेत्र भी बढ़ा है, क्योंकि संगीत पहले सीखने वाले, सिखाने वाले बहुत कम लोग थे, है ना। अब क्योंकि आवाजाही बढ़ गई है, तो लोग बाहर से भी, दूसरे प्रदेशों से, दूसरी जगहों से भी लोग सीख के आ रहे हैं संगीत। तो संगीत सीखने से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं, एक तो अच्छा संगीत बनता है, दूसरा श्रोता भी अच्छे होते हैं। मतलब आपको गीत को, अच्छे गीतों को सुनने की तमीज जो होती है वो भी आती है। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है कि जिसे व्याकरण पता नहीं है संगीत का, वो भी गा रहा है, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप बेसुरा गाने वाला भी थोड़ा सा उसमें ऑटो ट्यून करके सुर में हो जाता है। और दूसरा ये है कि जिसके पास पैसा है, थोड़ा बहुत संसाधन है, वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके, उसका उपयोग करके गाना गा रहा है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि उसमें कौन लोग अच्छा गा रहे हैं, कौन लोग खराब गा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, जो संगीत सीखे हुए लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे वहाँ संगीत सीखे हुए लोग हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी मैं सोचती हूँ कि बनती है। और जो हमसे पहले जिन लोगों ने गाया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, ऐसे लोग जो अच्छा गाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो नए युवा लोगों को थोड़ा बहुत रास्ता दिखाएं, गाइड करें कि कैसे गाने आने चाहिए, है ना। पप्पू कार्की ने जिस तरह के गाने गाए, वो आज शादी ब्याहों में धूम मची रहती है, मतलब पैर उन्हीं से थिरकते हैं। तो ये जो गाने आप गा रही हैं, इनका भी एक महत्व होता था। जंगलों में गाती थी महिलाएं, खेतों में गुड़ाई के समय गाती थी, तो उसमें भी कुछ आपको लगता है कि बदलाव आया है गाँव की जीवन शैली में भी? हाँ, गाँव तो पहले जैसे नहीं रहे ना, भाषा भी हमारी बदल गई है। 50 साल पहले जो जैसी भाषा हम बोलते थे, कुमाऊन या गढ़वाली, उसमें बहुत तब्दीली आ गई है, और सामाजिक बदलाव हुए हैं, है ना। लड़कियां और युवा जो भी हैं, हमारे लड़के, सब लोग बाहर जाके पढ़ लिख के आ गए हैं, तो सामाजिक बदलाव है, तो उसका रिफ्लेक्शन गानों में भी दिखेगा। वो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा संगीत, अच्छे श्रोता कैसे बनाएं या पैदा कैसे हों अच्छे। तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं ना, जो म्यूजिक जानते हैं, अच्छा म्यूजिक कर सकते हैं। जैसे गढ़वाल में अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पांडवाज, और यहाँ भी बहुत लोग हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा गीत संगीत करें। तो उससे क्या होगा कि जो अभी नए गाने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा ट्रेंड होके आएंगे। और लोकगीत तो, क्योंकि अब लोकगीत वाला जो समय था, उससे बाहर भी तो आ गए लोग। लोकगीत अब आधुनिक गीत कह सकते हैं हम उन्हें, लोकगीत तो रहे नहीं हो। लोकगीत तो आप अपने आनंद के लिए और अपने मनोरंजन के लिए गाते थे ना, अपने लिए। अब मनोरंजन के तमाम साधन हो गए। और दूसरा ये है कि पैसा कमाने वाला जो एक रहता है दिमाग में कि हम जल्द से प्रसिद्धि पा लें, तो उसकी वजह से भी, हाँ, उसकी वजह से भी खराब अच्छा सब तरह का संगीत आ रहा है। तो अब हमें इसको संभालना चाहिए ना। बिल्कुल। आरती जी, आपके पास तो खजाना है गीतों का, बहुत सारे गीत आपके पास, और इतनी मधुर आवाज है, तो हम तो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि श्रृंखला के रूप में आपसे बात हम करते रहें जब तक कि आपके गीत खत्म न हो जाएं। हाँ, तो आज की श्रृंखला मुझे लगता है कि इतना काफी, और चलते चलते आप
एक दो गीत और बढ़िया सा हमारे श्रोताओं को सुनाइए। नेपाली गीत में जब सुनती हूँ ना, फोक तो नेपाल का भी बहुत अच्छा है, रिच है, समृद्ध है अपने आप में। और मुझे लगता है कि हम लोगों को सीखना भी चाहिए दूसरे जो लोक संगीत है, दूसरे रीजन्स का, दूसरे देश का, दूसरे राज्यों का, उनसे भी सीखना चाहिए। नकल नहीं करनी चाहिए उन गानों की, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे गीत जो है वो नेपाल के, उनको यहाँ लाके उसकी धुनों को बदल के उसमें कुमाऊनिया गढ़वाली शब्दों को डाल के आप बना रहे हैं गीत, तो वो भी अच्छा नहीं है। ओरिजिनल हो। दूसरा, कंटेंट की भी बहुत कमी है। जो गाने वाले हैं वो खुद ही गीत बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, इतने पॉपुलर क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि वो पोएट भी हैं, कवि भी हैं। तो कंटेंट, जाहिर सी बात है, उनका कंटेंट भी अच्छा होगा, समाज को देखने की एक दृष्टि होगी, है ना। तो गाने में कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल संगीत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेपाल के गीतों में मुझे लगा कि वहाँ का जो समाज है उस पर बेस्ड बहुत सारे गाने हैं, और उन्होंने अपने जो लोकल वहाँ के वाद्य यंत्र हैं उनको छोड़ा नहीं है। आधुनिक होते हुए भी उनमें उन मांदल है जैसे बजता है, उसकी तरह ढोल और ये जो परकशन वाले जो होते हैं वाद्य यंत्र, उनकी तरह बजता है, तो बहुत सुंदर सुनाई देता है। उसमें गिटार भी होगा, है ना, लेकिन वो अच्छा सुनाई देता है। तो हम लोग भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि अपने वाद्य यंत्र भी रहे उसमें, और आधुनिक भी रहे और कंटेंट अच्छा हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कंटेंट। तो हमारे श्रोता बेताब हैं कि एक नेपाली गीत भी सुना जाए क्योंकि गढ़वाली सुन लिया, कुमाऊनी सुन लिया, तो नेपाल भी हमारी संस्कृति का, रोटी बेटी के संबंध हमारे नेपाल से हैं। तो बिल्कुल, तो ये एक मतलब नृत्य गीत कह सकते हैं इसको, इस तरह का गीत है। और हो सकता है इसमें शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो, क्योंकि नेपाली तो मुझे आती नहीं ठीक से, सुन के मैंने सीखा था ये गीत। हे डाँडा माथि देउराली देवी थान, देउराली देवी थान, डाँडा माथि देउराली देवी थान, देउराली देवी थान, डाँडा माथि देउराली देवी थान, देउराली देवी थान, माया लाउने हजुरा हे रंग कोको छ धारा पानीमा, के भली लाउन छ जिन्दगानीमा, के भली लाउन छ जिन्दगानीमा। हे आज भोलि जमाना कस्तो हो, जमाना कस्तो हो, माया लाउने हजुरा के विधि सस्तो हो, धारा पानीमा, के भलो लाउन छ जिन्दगानीमा। बहुत ही सुंदर। लग नहीं रहा कि आप जो है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल के ही आप हैं। वही टोन, वही पूरा सब कुछ। तो चलते चलते हमारे कुमाऊं का कोई गीत अगर आपकी आवाज में सुनने को मिले। फूल फूलो बुरुसी उडाना, फूल फूलो बुरुसी उडाना, म्यार आँखा सुआ डब डबाना, म्यार आँखा सुआ डब डबाना, सुख दुख कैथेणी मैं कुनु, त्यार बाट घाट देखिरुनु, मैंने स्वासी गयूं चान चाना, मैंने स्वासी गयूं चान चाना, म्यार आँख सुआ डब डबाना, म्यार आँख सुआ डब डबाना, फूल फूलो बुरुसी उडाना, म्यार आँख सुआ डब डबाना। तो बहुत ही सुंदर इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ इतने खूबसूरत गाने, इतने खूबसूरत गीत साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया मैं अपने गीत आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद बहुत बहुत।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम, हमारे गीत, हमारी थाती आरती उपाध्याय की ये गीत और ये मधुर आवाज आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। हमारे और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में या फिर देश के कोने कोने में हमारे रेडियो को सुनने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक यानी कि 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।